हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके वर्ल्ड में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और आज का हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। वेलकम टू टॉपर्स जीके वर्ल्ड। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके वर्ल्ड में। और आज का हमारा टॉपिक होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। साला। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके वर्ल्ड में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और आज हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे गुलाम वंश। इससे पहले हमने पढ़ा था भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अगर ये आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो जाकर देख लें। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके वर्ल्ड में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। यह सीरीज आगामी 69th वीपीएससी प्री, दरोगा और अन्य एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बारह सौ छः से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ। यानी 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के नाम से विख्यात था। गुलाम वंश को ही हम लोग ममलूक वंश भी कहते हैं। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक विख्यात, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उसके वंश पृथक-पृथक थे। वे सारे जितने भी थे एक वंश के नहीं थे, वे अलग-अलग वंश के थे। वे स्वतंत्र माता-पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। कुतुबुद्दीन को ऐबक को किसने खरीदा था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीदा। सबसे पहले किसने खरीदा था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी निशापुर के काजी थे। उसके बाद उसे गजनी लाया गया। गजनी में उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर पदोन्नत कर दिया। यानी उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी ने अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया। उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात 1206 यानी 24 जून 1206 को करवाया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ऐबक जो था कभी भी सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया। उसने केवल मलिक और सिपा सलाहकार की पदवियों से
ही अपने को संतुष्ट रखा। ठीक है। गौरी गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। ठीक है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। कुतुब मीनार का नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल के काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण कराया। यानी जब चौथी मंजिल इसका क्षतिग्रस्त हुआ तो इस पे 2 मंजिल और इस पे निर्माण करवाया गया। जिस समय कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था, उस समय कुतुब मीनार की ऊंचाई महज 225 फीट 225 फीट थी। जब इसमें 2 और मंजिल को जोड़ा गया, तब इसका ऊंचाई 234 फीट हो गया था। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल में घोड़े से गिरने के कारण दौरान 1210 ईस्वी में हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया। लाहौर में कुतुबुद्दीन की मृत्यु यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। वह यानी 1206 से 1210 तक शासन किया। सॉरी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। गुलाम का गुलाम ऐबक, जो स्वयं एक गुलाम था, का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विरोध में विद्रोह के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। उसी समय इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली लाया और उसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कुना के निकट करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। ठीक है। मंगोल नेता चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया। चंगेज खां के प्रकोप से साक्षात ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु घाटी पर पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे कि वे मकबरनी की सहायता ना करें। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता ना की और मकबरनी 1224 में भारत से चला गया, तो इस समस्या का समाधान स्वयं हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐबज को पराजित किया। ऐबज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐबज के स्थान पर मलिक ए जानी को बिहार का सूबेदार बनाया। इल्तुतमिश ने मलिक के जानी को बिहार का सूबेदार बनाया। किसके स्थान पर? ऐबज के स्थान पर। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए।
ठीक है। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्राम और तांबे का जित्तल उसी ने आरंभ करवाए के सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखने की परंपरा यानी इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर के दो शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जिसके गले में दो घंटियां लटकी हुई थी, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए। डॉक्टर आर त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता की इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर बुलजले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक शासक था। यानी गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था? इल्तुतमिश। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1336 से 40 ईस्वी तक शासन की। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को दो सरदारों अथवा सूबेदारों में विभक्त करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उसने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उगलू खां के नाम से जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्वरी तुर्क था। जिस तरह इल्तुतमिश इल्वरी तुर्क था, उसी तरह बलबन भी इल्वरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था और बलबन को बचपन में ही मंगोल ने पकड़ लिया था। उन्होंने उसे गजनी के बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेचा था। अंतरा 1236 ईस्वी में उसने दिल्ली लाया गया। अंततः उसे 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा। 1232 में वो दिल्ली लाया गया और 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर आखुर का पद मिला। जब बहराम शाह सुल्तान का पद धारण किया, तब बलबन को अमीर आखुर का पद दिया। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूद शाह को सुल्तान बनने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हासी का सूबेदार दी गई। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिर उद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उल्गू खां की उपाधि और ममलिकात का पद दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है।
ये बलबन का राजत्व सिद्धांत था। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियामत एक खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। यानी राजा क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। बलबन जो था प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों को स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुश का सजीव प्रतीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पबोश, सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। यानी बलबन ने क्या सिजदा और पैबोस का रीतियों को आरंभ किया। उसने अपने दरबार में प्रति वर्ष फारसी त्योहार नवरोज बड़ी शान शौकत से के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। दीवान-ए-अर्ज क्या है? सैन्य विभाग। और बलबन ने अपना सैन्य मंत्री दीवान-ए-अर्ज इमदाद-उल-मुल्क को बनाया। यानी सैन्य विभाग का सेना मंत्री किसे बनाया? इमदाद-उल-मुल्क को, जिसे दीवान-ए-अर्ज का प्रमुख बनाया गया, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि धन की कमी न हो। यानी दीवान अर्ज को आर्थिक नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त रखा। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान उसके बाद गद्दी पर बैठी और बलबन इसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के सुल्तानों का नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उसके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर आरंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह 1206 से 1210 तक शासन किया और इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन को जाना था क्योंकि यह लाखों का दान देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और डिस्कशन दिया गया है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक को साहित्य के अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फख्र-ए-मुदब्बिर को उनका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब-उल-इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया।
ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है। इसका निर्माण कौन करा था? रानी कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कहाँ है? अजमेर में। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद तथा ढाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। कुतुब उल इस्लाम दिल्ली में है और ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था, इल्तुतमिश दिया था और ये चौथी और पांचवी मंजिल टूट जाने के बाद ये बनवाया था। और यानी नहीं दिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। दिया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिसके कारण चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिल का निर्माण हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की और 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी तजुउद्दीन अल्दौज और नासिरुद्दीन कुबचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु एल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही यदि यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसे दिल्ली आने की अवसर नहीं मिला। और कुतुब यानी मोहम्मद 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु चौगान यानी खेलते समय अश्व से गिरने के यानी पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। AIS 2003 में पूछा गया था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल में घोड़े से गिरने के कारण दौरान 510 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित की? राइट आंसर इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी में दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी के टंका और तांबे के जीतल उसी ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? राइट आंसर इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो लाहौर थी, सॉरी दिल्ली थी। ऑप्शन नंबर डी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की? तो इल्तुतमिश ने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त किया था। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था।
व्यवहारिक रूप से उसने दिल्ली की गद्दी में के दावेदार ताजुद्दीन अल-दौज या नासिरुद्दीन कुप्चा को समाप्त किया, भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? राइट आंसर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐसे में अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की इतिहास यानी भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 तक शासन किया। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण यानी प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय के परिस्थितियों में तुर्की राज के हित में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो आया था इल्तुतमिश के काल में। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता ना करें, अतः इल्तुतमिश ने उनकी कोई सहायता ना की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ये इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखा गया? ये देखा गया था इल्तुतमिश के तट पर, इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या था? सेम क्वेश्चन था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खां का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेमुचिन, तेमुजीन या तेमुचिन था। कथन देखते हैं पहले। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। देख लेते हैं इसमें पूछ क्या रहा है। ये कौन सा अनेक सही है? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज के खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की, ये गलत है। विजय साम्राज्य के देव राजदूत के शासनकाल में वास्को दा गामा केरल के तट पे पहुंचा था, ये भी गलत था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय वहां का राजा जामोरिन था। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही, यानी ऑप्शन नंबर ए। डिस्कशन देख लेते हैं।
इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। 1398 ईस्वी में तैमूर भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिर-उद-दीन महमूद था, ना कि महमूद बिन तुगलक। जिस समय तैमूर ने आक्रमण किया था दिल्ली पर, उस समय दिल्ली का सुल्तान नासिर-उद-दीन महमूद था। क्वेश्चन है कथन 2 भी असत गलत है। और विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल की यात्री वास्को दा गामा केरल के तट पर पहुंचा था, यानी केरल के खाली तट पे पहुंचा था। उस समय वहां का राजा कौन था? जामोरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो ये क्या था? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तिलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐबज को पराजित किया। ऐबज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐबज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? हाथ था तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उसने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल-तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम गैसुद्दीन बलबन था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गैसुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उगलू खां के नाम से जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलवरी तुर्क था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? तो कहा गया था बलबन को। ऑप्शन नंबर बी। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसने सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और ईश्वर शक्ति से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण और सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? राइट आंसर बलबन। ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन था। अब इसमें भी कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। इसमें देख रहे हैं, बलबन ने अपने शासन काल की शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ये सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही है। कारण, कथन और कारण सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए और बी दोनों सही है। ए की समुचित व्याख्या है, ये तो व्याख्या नहीं है, गलत है ये। बी में है ए और ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। इसका ए बी नंबर सही है। इसका व्याख्या नहीं हो, आई मीन बलबन अपने शासनकाल की शक्तिशाली शासन शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित किया, ये सही है। और उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
गैसुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसने सीधा और पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के लिए उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया। इस प्रकार ये और दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ये जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। बलबन ने फारस में के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ये क्या था? बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? ये करवाया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसने उसकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किए, जिसमें सीधा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और फबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथा आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष पारसी त्योहार नवरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सही है, सही नहीं है, ये सही है। उसने बलबन ने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऐसा ही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये गलत है। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये सही है। फिर उसने बंगाल के विरोध का दमन किया, ये भी सही है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उगलू खां की उपाधि दी। जिले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण किए थे। उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा के नियामती खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि माना। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी के गठन को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? एक बलबन था। ऑप्शन नंबर ए। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। यहाँ पे गुलाम वंश समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक खिलजी वंश। खिलजी वंश को देखेंगे। खिलजी वंश ये 1290 से इसका 1300
20 ईस्वी तक इसने खिलजी वंश का शासनकाल रहा। इसे कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।